नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हर महीने होने वाला पीरियड्स का दर्द कई महिलाओं के लिए आम बात माना जाता है, लेकिन क्या हर दर्द सामान्य होता है? अगर पीरियड्स के दौरान दर्द इतना ज्यादा हो कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाए या लंबे समय से कंसीव करने में परेशानी आ रही हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी एक वजह है एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय के अंदर मौजूद परत बढ़ने लगती है, जिससे महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। आज हम इस खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आखिर एंडोमेट्रियोसिस क्या है और क्यों होता है, ये सवाल है जिस पर हम खास मेहमान से चर्चा करेंगे। इस बीमारी की पहचान कैसे होती है, इसके आम लक्षण क्या होते हैं और क्या इसका इलाज संभव है, क्या इससे प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। आज की चर्चा में हम इन्हीं सभी अहम सवालों के जवाब जानेंगे। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, जांच के इलाज के आधुनिक विकल्प क्या हैं और इससे बचाव संभव है और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। ये तमाम सवाल हैं जिनसे हम अपने खास मेहमान से चर्चा करेंगे। और आखिर ये कितना खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए, आम लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से बारीकी से चर्चा करेंगे। डॉक्टर शबाना सुल्तान स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, सुप्रिया गुप्ता इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर शबाना आपसे होगा कि देखिए, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। क्योंकि हम आज इस विषय में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, बारीकी से जानेंगे और अपने दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर इस बीमारी से कैसे होता है और क्या होता है, क्यों होता है। ये पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक तरीके की, जैसे आपने एक्सप्लेन ही कर दिया, बीमारी है जी। और एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें बच्चेदानी के अंदर की एक लेयर होती है। अगर वो लेयर अपने आप में बढ़कर बाहर की तरफ आ जाती है, जगह जगह वो लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बच्चेदानी के अंदर पाई जाने वाली लेयर जब बाहर ओवरी पर या फेलोपियन ट्यूब पर या दूसरे पेल्विक विस्ट्रा पर आकर डेवलप होने लग जाती है, तो ये कुछ पैथोलॉजी होती है जो एंडोमेट्रियोसिस को डेवलप करती है। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पेशेंट को कुछ अनयूजुअल सिम्टम, यानी कि कॉन्स्टेंटली पेन अगर बना रह रहा है, तो उसे फ़ौरन ही डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि ये पहला सिम्टम होता है जो पेशेंट को रहता है, जिसको हम क्रॉनिक पेल्विक पेन भी बोल सकते हैं। आगे का ये फैक्ट इसके हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर समाना, तो देखिए, और डॉक्टर सुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुप्रिया, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी पुष्टि होती है, पहचान किया जा सकता है और कब डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस ना जनरली हम बोलते हैं, जैसे मैडम ने बोला कि क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो सामान्य में हम बोलते हैं कि कोथे में दर्द होता है, मेंसेस के दौरान दर्द होता है, वैसे प्रेजेंट करता है जनरली। तो हमें बचपन से यही बताया गया है कि अगर मेंसेस में पेन हो रहा है तो थोड़ी सी दवाई लेके ठीक हो जाता है, बट हमेशा ऐसे नहीं होता है। अगर आपका ऐसा पेन हो रहा है जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, या फिर आपके पेन के साथ मेंसेस में आपकी रेस्ट करना पड़ जा रहा है, आपको अपना स्कूल मिस करना पड़ रहा है, अपना वर्क प्लेस मिस करना पड़ रहा है, इसके अलावा अगर आप सब फर्टिलिटी मैरिज के बाद अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पेन होता रहता है कांटेक्ट में आने से, इनफैक्ट अगर मेंसेस आने से पहले पेन होता है, ड्यूरिंग पेन होता है और इनफैक्ट बाद में पेन होता है, जैसे हम ट्रिपल पेन कहते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर आपको बॉवल ब्लैडर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि मेंसेस में ब्लोटिंग हो रही है, नॉशिया वॉमिटिंग हो रहा है, मोशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, इन कोई भी कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। सिर्फ अगर ये बोल दिया जाए कि एंडोमेट्रियोसिस इज पेन, तो ये गलत होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ बायोलॉजिकल डिजीज़ इन्वॉल्विंग होल बॉडी, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, क्रॉनिक फटीग रहता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। इसीलिए अगर आपको पेन हो रहा है तो हमें जैसे बचपन से बताया गया है कि अगर मेंसेस में पेन होता है तो वो नॉर्मल होता है, ये गलत हो जाएगा आजकल के ज़माने में, क्योंकि 10% महिलाएं तो एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित होती ही हैं।
डॉक्टर तो इसलिए सुप्रिया, अगर तो ऐसा क्या कुछ है तो आप जो पहले ये जाके लक्षण मिलिए आप अपने बता रही हैं, gynecologist से। क्या हर महिलाओं में या हर व्यक्ति में इसके जो लक्षण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, या ये सिम्टम्स जरूरी है कि पेन जो हो रहा है, क्योंकि कई बार कई औरतें हैं, कई महिलाएं हैं जो इग्नोर कर देती हैं नॉर्मल रूप से, अगर उन्हें पीरियड्स में पेन हो रहा है तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इस बार हो रहा है, थोड़ी दवा खा लेते हैं और फिर उसके बाद इग्नोर कर देते हैं। तो क्या सिम्टम्स जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं या एक ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं? नहीं नहीं, ये ना स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। ऐसा नहीं होता कि एक ही पेन का सिम्टम आता है। अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादा सीवियर एंडोमेट्रियोसिस होता है, जिनको हम डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जनरली उसमें तो पेन होता ही नहीं है, पूरी लाइफ निकल जाती है, लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उनको डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है, और डायग्नोसिस ही बहुत डिले हो जाती है, क्योंकि उनकी नर्व रूट्स जो पेन परसीव करने की जो क्षमता रहती है वो ही मर चुकी रहती है, इतना डीप हो चुका रहता है। मतलब जो नर्व्स पेन परसीव करती है वही नहीं काम करती हैं, इसीलिए उनको तो पेन का पता ही नहीं चलता। तो बाकी जो सिम्टम्स मैंने बताए, जैसे कि सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी, या फिर कॉन्टैक्ट के समय पेन होना, मूड स्विंग्स होना बहुत ज़्यादा, फटीग हो जाना मेंसेस में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, ब्लोटिंग होना, नीचे बहुत हैवीनेस लगना मेंसेस में, ये सब सिम्टम्स भी हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए एंडोमेट्रियोसिस में। जी डॉक्टर सुप्रिया। डॉक्टर शबाना, जैसा कि डॉक्टर सुप्रिया बता रही हैं कि जो सिम्टम्स आते हैं लगभग मूड स्विंग्स होना, पेन होना, और ये सिम्टम्स तो मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। तो वो स्थिति क्या होती है जब महिला डॉक्टर के पास जाए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करे कि ये बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? जी जी जी, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड बीमारी है। तो जो वैरायटी ऑफ पेशेंट मैं आपको बता देती हूँ, कई बार पेशेंट खाली इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आता है जी, उसको नहीं पता कि उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है तो पता चलता है कि उसकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, उसकी ओवरी में भी सिस्ट है, और जो डायग्नोसिस है वो एंडोमेट्रियोसिस बनता है। एक तो इस तरीके के पेशेंट आते हैं। दूसरे इस तरीके के जो पूरे टाइम उनकी लाइफ क्वालिटी की डिस्टर्ब हो रही है और उनको कॉन्स्टेंटली पेन बना हुआ है, सिर्फ मेंसेस में ही नहीं, मेंसेस के अलावा भी उनके पेट में दर्द रह रहा है, कमर में दर्द रह रहा है, यूरिन करने पे भी पेन हो रहा है, कई बार मोशन करने पे पेन हो रहा है। इस तरीके के पेशेंट आते हैं, इस रेंज में पेशेंट आते हैं। जब इन्वेस्टिगेट कराया जाता है तो पता चलता है कि उन्हें ग्रेड 2 ग्रेड 3 एंडोमेट्रियोसिस है। तो पेशेंट अलग अलग सिम्टम लेकर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। कई बार पेशेंट को नहीं पता, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सिर्फ अपना किसी चीज का इलाज कराने के लिए भी आते हैं और एक्सीडेंटली भी पता चलता है, जो कि माइल्ड वैरायटी होती है एंडोमेट्रियोसिस की, कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस डेवलप स्टार्ट हो गया। डॉक्टर शबाना, जैसा तो कि आपने कहा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके शरीर में जी 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 बताएगा। मेरा सवाल ये भी था, जैसे कि आप कह रही थी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, तो कितनी ग्रेड तक ये आगे बढ़ता है और कितना खतरनाक ये हो सकता है, और क्या इलाज ही इसका विकल्प है या खान पान लाइफस्टाइल भी इससे संबंध रखता है? देखिए, ग्रेडिंग जो है वो साइंटिफिकली डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के लिए, अप्रोच के लिए बनाई गई है। वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 होती है, और वो डॉक्टर कैटेगराइज करता है कि भाई मिनिमल है, कि माइल्ड है, कि मॉडरेट है, कि सीवियर है। उस तरीके से वो उसका ट्रीटमेंट प्लान करता है। आपने बोला क्या संभव है प्रिवेंशन या इलाज के लिए क्या संभव है, तो देखिए ये बीमारी ऐसी है कि डायरेक्टली तो हम प्रिवेंशन इसका नहीं कर सकते, लेकिन हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। पेशेंट टाइमली हमारे पास अगर सिम्टम लेकर आ जाता है और अगर डॉक्टर ने उसको टाइमली डायग्नोस कर लिया, उसके सिस्ट को देख के नेग्लेक्ट ना करा या उसकी छोटी बीमारी को देख के नेग्लेक्ट ना करा, आगे उसका ट्रीटमेंट जारी रखा, तो कई ट्रीटमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है। तो कितना खतरनाक हो जाता है कि जब ग्रेड कैटेगराइज करे जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति चला गया है, कोई महिला को डायग्नोस हुआ कि ग्रेड 4 की पोजीशन उसकी है, तो उस स्थिति पे क्या संभव है? क्या ये इलाज पूरी तरह से हो सकता है, या प्रेगनेंसी की बात कर लें तो वो भी संभव हो जाता है कंसीव करने के लिए? देखिए, ग्रेड 3 और 4 में जो है फिर वो ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट ही संभव होता है जी, क्योंकि उसमें जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो गई है और उसका रिसेक्शन बहुत ज़रूरी है निकालना, और उसमें कई बार वो आंतों को और ब्लैडर को, यानी यूरिनरी ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो इवन सर्जरी भी ऐसे पेशेंट के लिए रिस्की रहती है, बट रिस्क एक्सप्लेन करके सर्जरी ही अकेला ऑप्शन रहता है। जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात करें, 30 से लेके 30% का डाटा आंकड़ा बताता है कि प्रेगनेंसी नहीं होना जब हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है।
उसमें ज़्यादातर ऑप्शन हायर ग्रेड्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ही बचते हैं, क्योंकि ट्यूब्स और ओवरी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई होती हैं। लेकिन माइल्ड ग्रेड में, मिनिमल में पॉसिबिलिटी है हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ हम पेशेंट को 6-7 मंथ का ट्रीटमेंट दें और उसके बाद वो डिजीज़ का रेग्रेशन हो एंड देन हम उसको कंसीव होने की दवाएं दें, जो कि ओवुलेशन इंडक्शन कहलाती है। जी डॉक्टर सबाना। डॉक्टर सुप्रिया, अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या ये जेनेटिक बीमारी भी होती है कि अगर किसी के परिवार में, किसी के घर में अगर किसी को ये बीमारी है तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती रहती है? जी बिल्कुल। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस का एक रीज़न नहीं है, मेनली तो ये है कि लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज़ भी है ये, कि लेट मैरिज होती है, लेट बच्चे होते हैं, जल्दी मेंसेस आ जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है। इनफैक्ट जो हम एंडोक्राइन डिसरप्टर एजेंट्स यूज़ करते हैं, जो बच्चों को माइक्रोप्लास्टिक इंड्यूस्ड डाइट देते हैं, हम जो प्रोसेस्ड सब फूड देते हैं, उसके कारण भी होती है। इसके अलावा जो जैसा आपने कहा जेनेटिक, तो जेनेटिक रिस्क बिल्कुल रहता है, 3 to 4 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क, बट सिर्फ जेनेटिक कहना इसको गलत होगा। तो इसीलिए बहुत सारा जो ये सब लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीजेज हैं उसको भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए, तभी एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क कम हो सकता है। अगर बात करें कि अगर खान पान से जोड़ें तो क्या कुछ व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज होती है, और लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि ये इस बीमारी को अगर किसी को हो जाता है? ये भी एक सवाल है कि क्या एक बार अगर बीमारी हो गई तो वो दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एंडोमेट्रियोसिस के तो हम जो आजकल पेशेंट्स देख रहे हैं वो हमेशा दूसरी या तीसरी बार सर्जरी कराने के लिए आते हैं। ऐसा भी हो गया, क्योंकि एक बार अगर सर्जरी हो गई या फिर उनका ठीक हो गया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम है। जितनी बार मेंसेस आएंगे उतनी बार चांसेस है, ब्लीडिंग जितनी बाहर होती है उतनी अंदर भी हो, उतनी बार एंडोमेट्रियोसिस वापस होने का रिस्क रहता है। तो पेशेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एंडोमेट्रियोसिस एक बार डायग्नोस हो गया तो वो ज़रूरी नहीं है कि फिर डाइट और उससे ठीक हो। दीज मेथड्स आर फॉर प्रिवेंशन, मतलब इनको हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल सपोर्ट करेगा एंडोमेट्रियोसिस को कम रखने में, बढ़ने नहीं देगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको हुआ नहीं है तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे तो होगा नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट आइडियली मेडिकेशंस और सर्जरी से ही होता है। डॉक्टर सबाना, क्या विकल्प सिर्फ यही है कि सर्जरी हो? और देखिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस ये एक ऐसी भाषा है, मेडिकल टर्म्स है, कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र हो गए या कुछ महिलाएं जिन्हें डायग्नोस हो चुका है उन्हें तो पता है कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है और मेडिकल टर्म्स के अलावा इस बीमारी को कुछ और भी कहा जा सकता है, ताकि आम बोलचाल भाषा में भी लोग इसको आसानी से समझ सकें। डॉक्टर सबाना, देखिए, आम भाषा में इसका कोई प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग मतलब पेशेंट को समझाने के लिए तो हमें यही बताना पड़ेगा कि बच्चेदानी की जो लेयर होती है, अंदर की लेयर जी, उस लेयर के कुछ सेल्स बाहर की तरफ बच्चेदानी की तरफ आ गए हैं और उसके कारण यहाँ पे आपको गठाने बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो मतलब हमें पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को। इस टर्मिनोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और वर्ड से। एंडोमेट्रियोसिस अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करके समझें तो एंडो मतलब वो लेयर जो अंदर की तरफ होती है बच्चेदानी में, एंडोमेट्रियम, और वो एंडोमेट्रियम का बाहर की तरफ जगह जगह ग्रो करना, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो पेशेंट को हम उस सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। और विकल्प खाली ऑपरेशन नहीं है, विकल्प जो है मैंने आपको बताया कि जितनी जल्दी हम डायग्नोस कर लेंगे उसको जो है हम दवाओं से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार की दवाएं हैं, ज़्यादातर हार्मोनल हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो पेशेंट को गर्भ निरोध के लिए भी दी जाती हैं, वो क्योंकि ये हार्मोनल डिजीज़ है वो इस एंडोमेट्रियोसिस को कम करने के लिए भी दी जाती है। कुछ इंजेक्टेबल दवाएं हैं, JNRH एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के नाम से आती हैं, आजकल ओरल भी फॉर्म आ गए हैं। ये सारी दवाएं वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स हैं जो इसको ठीक करने के लिए, और कुछ नई ईजाद करी हुई दवाएं भी अभी आ गई हैं जो एंडोमेट्रियोसिस को कम करने के लिए यूज़ करी जा रही हैं, जिनकी स्टडीज़ बता रही हैं कि अच्छा इफेक्ट है। एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आती है, जैसे कॉपेटी होती है, इसी तरीके से एक डिवाइस होती है जो यूट्रस के अंदर डलती है, जिसको हम बोलते हैं लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल डिवाइस।
LNGIUS के नाम से आती है, जिसमें एक हार्मोन रिलीज होता रहता है और वो LNGIUS जो है यूट्रस में डाल दी जाती है, जिसमें हार्मोन पूरे टाइम रिलीज होता रहता है और उसके कारण एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाता है। उन पेशेंट में जिनके बच्चे हैं और उनको एंडोमेट्रियोसिस उसके बाद हुआ है, तो उन पेशेंट में हम ये डिवाइस भी डाल सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी। पेशेंट्स को इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये देखा जाता है कि जैसे कि आप बता रही हैं, इस बीमारी के बारे में ये भी होता है कि गर्भाशय में जो है परत बढ़ने लगती है, तो ये कितना खतरनाक होता है? क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी में भी कुछ लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो अंदर जो परतें होती हैं, मांस होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। तो क्या कैंसर जैसी ये बीमारी पहुंच सकती है? इतना भी खतरनाक इस बीमारी को माना जा सकता है? देखिए क्या होता है कि फिर से अगर हम वापस जाएंगे साइंटिफिक डेफिनेशन पे, जहाँ पे हम एंडोमेट्रियोसिस तो उस बीमारी को बोलते हैं जिसमें एंडोमेट्रियम बाहर आ गई, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के संग में एक पैथोलॉजी हम पढ़ते रहे जिसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। वो भी एंडोमेट्रियोसिस की तरह ही है, जो अंदर की लेयर जो है वो बच्चेदानी की दीवारों में इन्वेजिनेट होने लगती है और बच्चेदानी की सूजन, स्वेलिंग, बल्कि करने लगती है, बच्चेदानी को बढ़ाने लगती है। ये उस तरीके की बात होती है जिसको हम बोलते हैं कि बच्चेदानी बड़ी होने लगी। और बिल्कुल सिमिलर बीमारी है एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, जुड़ी जुड़ी बीमारियां हैं एक साथ। वो भी हार्मोनल है, उसमें भी एंडोमेट्रियम इन्वेजिनेट अंदर की तरफ कर रहा है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये अगर एक्सट्रीम ऑफ एज में पाई जाती हैं तो कुछ प्रतिशत चांसेस होते हैं कि हमें वर्कअप करना पड़ेगा पेशेंट का, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके, कि उसमें कोई हाइपरप्लेजिया या इस तरीके की पैथोलॉजी तो नहीं बन रही जो आगे जाके यूट्राइन कैंसर बना दे। जी डॉक्टर सबाना। डॉक्टर सुप्रिया, किस एज में ज्यादातर एंडोमेट्रियोसिस की पहचान हो सकती है? क्योंकि कुछ लड़कियां हैं, और क्या यही चांसेस होते हैं कि जब शादी के बाद वो कंसीव करने का सोचती हैं, प्रेगनेंसी का सोचती हैं, और उन्हें काफी समय से एंडोमेट्रियोसिस है, तभी जाकर उन्हें पता चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, या इसके पहले भी डायग्नोस आराम से किया जा सकता है? देखिए, अब इसमें ना दो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स या लड़कियों को हम देखते हैं। एक जो हमारे सिटी पेशेंट्स रहते हैं, जिनको पेन होता है, जिनको दर्द होता है, या फिर स्कूल नहीं जाते हैं तो उनकी मदर्स ले आती हैं हमारे पास। जो यंग लड़कियां रहती हैं जिनको मेंसेस जस्ट स्टार्ट हुए रहते हैं, 14-15 ईयर्स की रहती हैं, 18-19 ईयर्स की रहती हैं, तो वो आ जाते हैं। उनका एंडोमेट्रियोसिस जल्दी डायग्नोस करने में आजकल हेल्प मिलती है। जो उतने अवेयर नहीं रहते, जैसे कि आपने बोला ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट्स रहते हैं, जब उनकी कंसेप्शन नहीं हो पाता या शादी हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या कॉन्टैक्ट में पेन हो रहा है, वो लोग तब आते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं जो सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो शायद पेन कम हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी तो एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा। वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स भी रहते हैं। तो सिर्फ क्योंकि आजकल लोग इसके बारे में अवेयर हो गए हैं तो हमारे पास जल्दी आने लग गए हैं, लेकिन ऐसी कोई एज ग्रुप नहीं है। इनफैक्ट हम 50 ईयर्स में भी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स देख रहे हैं जो इग्नोर्ड एंडोमेट्रियोसिस रहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस सिस्ट में अर्ली कैंसर के साइंस मिलते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस इतना सीवियर हो जाता है कि उनको जब मोशन करने में प्रॉब्लम होती है, यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, यूरिन रुक जाती है, तब हमारे पास आते हैं। ऐसे भी केसेस हर एज में मिल रहे हैं, राइट फ्रॉम 13 ईयर्स जब मिनार्के हुआ टिल 50 ईयर्स जब उनको मेंसेस बंद होने वाले हों। जी, यानी कि मेनोपॉज के बाद भी ये समस्या देखी जा सकती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज अपने दर्शकों को बारीकी से बता रहे थे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बीमारी पर बारीकी से हमसे चर्चा करने के लिए। और इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए मध्य प्रदेश 36।